नमस्कार बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक चैप्टर 4 और बुक जो हमारी है वो कौन सी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस चैप्टर इज टोटली रिजेंबलिंग टू द चैप्टर ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इन दिस दैट बुक इट वाज टॉपिक ऑफ नाम. So at that topic we have seen the formation of noun and its relevancy and so many other things about the foreign relations. So today we will see how the world was divided into parts, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. That word was bipolar. Bipolar क्या होता है आपका? कि एक जो आपका ग्रुप है that was promoting US and another was USSR. तो यूएस और यूएसएसआर दो कैंप थे. तो हमारा मुख्य क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स. हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दैट वी हैव टू कीप अस सेपरेट फ्रॉम दीज टू ग्रुप्स एंड वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट इमेज and that will be helping to the developing countries and newly independent countries. तो हमारा मोटिव कुछ और था, बट इसके लिए क्या करना था? हमें उन दोनों कैंप से अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करना था. देन हमने बात की थी नाटो 49 और वर्साय 55 में दो पैक्ट आए थे. नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस का ग्रुप था और वर्साय जो कि यूएसएसआर का ग्रुप था. सो ये दो पैक्ट जो थे दे वर अबाउट द प्रमोटिंग ऑफ देयर ओन ग्रुप. अपने ग्रुप को अपनी उस पर्टिकुलर आपका जो एरिया बना हुआ है उसको एक्सपेंड करने के लिए दीज टू वर मेड. बट इंडिया एडवोकेटेड नाम एज द आइडियल पॉलिसी. हमने क्या कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दीज टू कैंप्स, नीदर नाटो नॉर वर्साय, but we will favor now North Atlantic, sorry, that is NATO North Atlantic Treaty Organization and it is non-alignment movement. Non-alignment movement को हमने as an ideal policy adopt किया. Now it was really very difficult to balance. If something is going on in the world, suppose वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो रहा है जो इनजस्टिस से फुलफिल्ड है एंड इट इज नॉट इन फेवर ऑफ द ह्यूमैनिटी, देन इंडिया इंटरवीन इन दैट. जैसे स्वेज कैनाल के डिस्प्यूट में इंडिया ने इंटरवीन किया. तो उसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की किसी डिस्प्यूट में अगर आप इंटरवीन करते हैं एंड इफ दैट कंट्री इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, यूएस का हो या यूएसएसआर का हो, इट अल्टीमेटली यू आर, अगर आप यूएसएसआर की ग्रुप को फेवर कर रहे हैं तो आप यूएस के अगेंस्ट हैं, अगर आप यूएस की ग्रुप को फेवर कर रहे हैं तो आप यूएसएसआर के अगेंस्ट हैं. सो इट हैपेंस, इसलिए कहते हैं इसको बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था. तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू कॉलोनियल इन्वेजन. अब कॉलोनी वाइज जैसे इंडिया खुद कॉलोनी रह चुका था किसकी? ब्रिटिशर्स की. तो उसने एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कॉलोनी हम रह रहे हैं किसी और पर्टिकुलर कंट्री की, दैट वी नीड टू फेस सो मेनी एक्सप्लॉयटेशन, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट जो था वर्ल्ड वाइड उसको प्रमोट किया. देन इंडिया क्या कर रहा था? वाज ट्राइंग टू कन्विंस डेवलपिंग कंट्रीज अबाउट द पॉलिसी ऑफ नाउ. इंडिया की कोशिश थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी फ्री हुई हैं या जो प्रॉपरली इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाई हैं, उन्हें क्या किया जाए? उन कंट्रीज को अपने फेवर में, नाम के फेवर में लिया जाए, बिकॉज नाम इज अल्टीमेटली गोइंग टू फेवर द पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल मैनर फॉर द कंट्रीज विच आर स्टिल डेवलपिंग. तो इंडिया ने कहा कि उन कंट्रीज को जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं उन्हें हम अपने फेवर में ले. बट मीनवाइल व्हाट द पाकिस्तान वाज डूइंग, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ज्वाइन कर दिया यूएस लेड मिलिट्री अलायंस. जिसको यूएस सपोर्ट कर रहा था मिलिट्री अलायंस, उसको उसने फेवर कर दिया. तो कहीं ना कहीं
जो इंडिया और पाकिस्तान के बिटर रिलेशन रहे हैं उनमें इन कुछ इंसिडेंट्स का एक मेन रोल रहा है व्हाई द पीपल वर अगेंस्ट द पर्टिकुलर ग्रुप. सो इट वाज द मेन रीजन फॉर दैट. तो अभी हम एट क्लास देखते हैं. तो क्या था पहले? 2 ग्रुप्स थे, 2 कैंप्स थे. कौन कौन से कैंप थे? यूएस का और यूएसएसआर का. इट मीन्स इट वाज द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर. देन two associations were made: NATO, North Atlantic Treaty Organization, Versailles Pact, that was of USSR, and India was advocating the policy of non-alignment movement as ideal policy. मुझे लगा this is the ideal one, हमें नाम को अप्लाई करना चाहिए. Then difficult balancing act. क्यों? कि अगर आप किसी पर्टिकुलर dispute में, if you are going to favor any country and if the country is the part of any particular group, then ultimately it will be the imbalancing act. किसी एक का फेवर कर देंगे. इंडिया led to the war protest against the neo-colonial invention. colonial invention के against उन्होंने प्रोटेस्ट किया. एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज को नाम की जो पॉलिसीज थी उनको अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट किया. और इस अडॉप्शन के साथ साथ तभी क्या हुआ, जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ज्वाइन द मिलिट्री अलायंस एंड दैट वाज मेड बाय द यूएस. तो यहाँ पे से ही उन दोनों के जो इश्यूज थे, पहले तो पार्टीशन में इशू आए जब बहुत सारे जो लोग थे दे वर आउट ऑफ होम एंड दे वर स्कैटर्ड हियर एंड देयर. बहुत सारा वायलेंस हुआ था, इश्यूज क्रिएट हुए थे और उसके बाद ये सब बातें आई. देन कमिंग टू दैट नेक्स्ट, US was unhappy about India's independent initiative. अब US जो था वो इंडिया का इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव था, उससे खुश नहीं था. और किससे खुश नहीं था? नॉन अलाइनमेंट. क्यों खुश नहीं था? कि उसका ग्रुप था. If someone is having some group or any country is not going to join that group, then what will happen? There will be the feeling of dissatisfaction. एक dissatisfaction की feeling आएगी कि why they have not joined us. So US was not in the favor of policy of non-alignment. इसके साथ ही इंडिया की बढ़ती फ्रेंडशिप जो USSR से थी उसके भी अगेंस्ट था, क्योंकि हमने रशिया से कुछ ऐसी डीलिंग करी थी, कुछ ऐसे हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे जिससे कि हम दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट को प्रॉपर कर पाए. बट उसके लिए क्या हुआ था, वी नीड टू मेंटेन सम पर्टिकुलर टर्म्स विद द यूएसएसआर. तो उन यूएसएसआर से जो टर्म्स हमने मेंटेन किए उन टर्म्स के अगेंस्ट था यूएस. सो दिस वाज द सिनेरियो. अब नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज को साथ मिलाने के लिए. ये वो कंट्रीज थी जो डिप्राइव थी, ये वो कंट्रीज थी जो कॉलोनाइज बनी हुई थी, ये वो कंट्रीज थी जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज थे बट दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रिसोर्सेज. तो उन अगर कंट्रीज को एक साथ लाया जाता है देन दे कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म. वर्ल्ड वाइड पे वो अपनी आवाज, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट. सो एफ्रो एशियन यूनिटी को हमने फोकस किया. नेहरू एडवाइजेस मेजर रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर. अब इंडिया के एक मेजर रोल की उन्होंने एक डिजाइनिंग की, इमेजिनेशन की. वो कैसे? भाई इफ इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन द वर्ल्ड अफेयर्स, और अगर वो वहाँ पे अपना इंटरवेंट करता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड के सामने, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा. सो नेहरू वॉज इन फेवर ऑफ दैट पॉलिसी कि नाउ वी नीड टू मेक द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया यूनाइटेड एंड इन सच अ मैनर इंडिया प्लेज अ मेजर रोल इन द वर्ल्ड अफेयर. अब क्या किया जाए? इसके लिए इस रोल को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए क्या करें? तो कॉन्टेक्ट किया जाए किनसे? इंडिया की इंडिया किससे कॉन्टेक्ट करेगा? न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था वैसे ही न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो एशिया और अफ्रीका के थे उन लोगों को साथ में लाने के लिए इंडिया स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग कॉन्टेक्ट विद देम. इंडिया ने उनसे कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. अब
इंडिया ने किसको एडवोकेट किया? इंडिया को ने एडवोकेट किया मतलब नेहरू ने किया। नेहरू प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। हमने बात भी की थी कि वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो एडवोकेटेड एशियन यूनिटी इन हिज लीडरशिप एंड इंडिया कन्वेंट एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। अब एक पहली एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई मार्च 1941। अब 1941 में उन्होंने एशियन कंट्रीज को लेकर एक कॉन्फ्रेंस जो थी वो कन्वेंट की। देन 1947 में करी। देन अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशियन सिटी बेलग्रेड। अब बेलग्रेड में 1955 में बेलग्रेड में बच्चों हुआ था आपका नाम का कॉन्फ्रेंस, बट जो अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था बांडुंग में। बांडुंग जो कि कंट्री है इंडोनेशिया में। तो स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो पहली हुई बांडुंग में 1955, दैट वाज अ कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। और जो ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई विच लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम, उसी से हमें एक वे मिला कि हमें एक नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो स्टैब्लिश करना है। और उसकी फर्स्ट समिट हुई थी सितंबर 1961 में बेलग्रेड में। बेलग्रेड में सितंबर 1961 में नाम का फर्स्ट समिट हुआ। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हुआ आपका एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्या हुआ? इंडो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनका, इंडो एशियन जो कंट्रीज हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांडुंग में, एंड इट वाज इन इंडोनेशिया इन 1955। और इसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस का अगर हम डेवलप फॉर्म देखें, सो दैट वाज नाम, और उसकी फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में। सो इन सच अ मैनर वी कैन सी हाउ they were joining the countries of Asia and Africa step by step। एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आपस में ज्वाइन कर रहे थे, जिससे वर्ल्ड में सिर्फ जो दो सुपर पावर्स हैं यूएस एंड यूएसएसआर, उनसे अलग हटके कुछ ऐसी कंट्रीज जिनको डेवलप करना बाकी है, जहां पे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बहुत सारे स्पेसेस हैं, उन्हें एक साथ लाया जाए, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे के थॉट को कन्वे करके दे कैन क्रिएट देयर ओन इमेज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपनी इमेज को क्रिएट कर पाए। इसीलिए स्मॉल स्टेप्स वर अडॉप्टेड, और उन स्मॉल स्टेप्स में अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज जो एक्सप्लॉइटेड थी, जिनके साथ में प्रॉपर बिहेव नहीं हुआ था, जो कॉलोनाइज थी, उन्हें एक साथ लाया गया। कॉन्टेक्ट का काम किया इंडिया ने इसे लीड किया, और स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ्रेंसेस जो हुई बांडुंग में हुआ एशियन कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपका नाम का सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में 61 में, जिन्होंने एक वे शो किया वर्ल्ड की उन सारी कंट्रीज के लिए जो रिसेंटली फ्री हुई थी, एंड द कंट्रीज विच वर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दीज टू ग्रुप्स, जो इन दोनों ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम यही सब बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया की बाकी कंट्रीज से रिलेशन क्या थे। तो यहाँ तो हमने देखा कि हम किस तरह से अलग रहे दोनों ग्रुप से, और अपने आप को हमने फ्लॉरिश करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वी टुक सो मेनी स्टेप्स। बट मीनवाइल जब हम संसार में रहते हैं, वर्ल्ड में वी आर एग्जिस्टिंग, तो वी नीड टू कीप द कॉन्टेक्स्ट, हेल्दी कॉन्टेक्स्ट विद अदर कंट्रीज। हमें दूसरी कंट्री के साथ में हेल्दी कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो जो हेल्दी कॉन्टेक्ट था मेंटेन होगी जब हम गेट टुगेदर करेंगे, आपस में ट्रेड्स को लेकर, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर बात करेंगे। तो जो कंट्रीज एक जैसी थी, उनको जब एक साथ लाया जाएगा, देन दे विल टॉक अबाउट देयर इश्यूज। उन इश्यूज को सॉल्व करने का वे होगा, तरीका होगा। एसोसिएशन जो होती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, दे यूज टू डिस्कस अबाउट द इश्यूज ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रीज एंड द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। उन एरिया में डेवलपमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डे, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड चाइना। आज भी इंडिया चाइना रिलेशंस जो है काफ़ी अप एंड डाउन से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तब उन अप एंड डाउन्स को हम देखेंगे
कहाँ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन हुए, कहाँ कुछ इश्यूज आए, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आए. अभी रिसेंटली भी सम इश्यूज आर देयर विद द चाइना. तो वी विल डिस्कस ऑल दोज इन दैट नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन ऑफ इंडियन चाइना. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द डे. आप इसको रीड करें, आपको ये टॉपिक बिल्कुल रिविजन ही लगेगा, बिकॉज दैट दीज ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द पार्ट सेकेंड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है. सो डू रिवाइज द थिंग्स, डू रीड फॉर द एनसीईआरटी. बच्चों, जो भी बच्चों ने टॉप किया है हमारे 12th ह्यूमैनिटीज़ में, आप अगर उनके इंटरव्यूज़ देखिए, उनसे बात करें, उनके एक्सपीरियंस जाने, अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या गए, तो उन्होंने कहा हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी, वर्ड टू वर्ड. तो जब हम चीज़ों को बहुत थॉरली रीड करते हैं, स्टडी करते हैं और मल्टीपल रिविजन किया, मल्टीपल रिविजन आप बुक को बहुत बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो दीज वर द वेज टू गेट द गुड मार्क्स. और ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह में नंबर नहीं आते, स्टूडेंट्स आर गेटिंग फुल मार्क्स. तो डू पुट योर इनिशिएटिव फॉर दैट. आप एफर्ट करते रहिए, आप हार्डवर्क करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. तो डू रिवाइज टॉपिक एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चन दैट यू नीड टू सॉल्व इन योर पॉलिटिकल साइंस नोटबुक. बट डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द थिंग्स. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.